नमस्कार, आवाज एट 9 में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भाट। शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। ईपीएफओ मामले पर बैकफुट पर गई सरकार। प्रोविडेंट फंड पर अब सिर्फ ब्याज पर लगेगा टैक्स। बजट पर चर्चा के दौरान हो सकता है ऐलान। बाजार ने दी बजट को सलामी। 7 साल में इंट्राडे की सबसे बड़ी तेजी। मिड कैप बैंक निफ्टी को भी आज लगे पंख। बजट में गाड़ियों पर 4% तक सेस के बाद महंगी हुई कारें। कंपनियों ने दाम बढ़ाने शुरू किए। टाटा मोटर्स ने बढ़ाए 35,000 रुपए तक दाम। हुंडई भी बढ़ाएगी दाम। बिना सब्सिडी वाली रसोई गैस 61 रुपए सस्ती हुई, लेकिन एटीएफ के दाम में 12% की बढ़ोतरी। बजट में सोने और हीरे के गहनों पर एक्साइज ड्यूटी के विरोध में ज्वेलर्स की हड़ताल। सरकार से ड्यूटी हटाने की जोरदार मांग। आपके रिटायरमेंट का साथी होता है ईपीएफ। हमारी मुहिम है कि इस पर किसी तरह का कोई टैक्स नहीं लगना चाहिए। वैसे ईपीएफ पर टैक्स लगाने को लेकर चौतरफा हमले झेल रही सरकार अब पूरी तरह से बैकफुट पर नजर आ रही है। सरकार ने संकेत दिए हैं कि वो अपने फैसले को रोल बैक कर सकती है। सरकार की सफाई आई है कि 1 अप्रैल 2016 के बाद जमा ईपीएफ के पैसे में मिलने वाले ब्याज पर ही अब टैक्स लगेगा। ईपीएफ के तहत जमा मूल राशि पर टैक्स नहीं लगेगा। इसकी सफाई खुद आज वित्त राज्य मंत्री ने दी है। अगर आपका उस समय 10 लाख का कॉर्पस है जो आपने आज से लेकर 20 साल तक भविष्य तक आपने उसको एक्यूमुलेट किया है, तो ये जब आप विड्रॉ करते हैं 10 लाख को, तो उसमें से 4 लाख जो है वो बिल्कुल टैक्स फ्री होता है। बचे आपके 6 लाख। उस 6 लाख पे आप फिर क्या कर सकते हैं कि आप एक एन्युइटी खरीद सकते हैं। 6 लाख की अगर आपने एक एन्युइटी, एक पेंशन खरीदी, तो जो उस एन्युइटी की इनकम है उसको समझिए 60,000 साल के, वो 60,000 पे आपको टैक्स देना पड़ेगा। अगर आप एन्युइटी नहीं खरीदते हैं और उस 10 लाख से आप 4 लाख विड्रॉ करके टैक्स नहीं देते हैं और 6 लाख भी आप विड्रॉ कर लेते हैं और 6 लाख को आप एन्युइटी में नहीं डालते हैं, तब आपको उस 6 लाख पर भी टैक्स भरना पड़ेगा। बहुत सारे लोगों से हम लोगों को आवेदन आए कि इसमें आप कुछ परिवर्तन करिए। हम लोग इन बातों के बारे में सोच रहे हैं। तो यहाँ पर वित्त राज्य मंत्री साफ कहते हुए कि उन्हें सुझाव मिले हैं और अब वो विचार कर रहे हैं कि क्या इस पर वापस जाया जाए, अब यू टर्न लिया जाए। लेकिन हमारे ब्यूरो चीफ लक्ष्मण रॉय हमारे साथ जुड़ गए हैं जो इससे आगे की बात करेंगे। लक्ष्मण, अब क्या अपडेट है ताजा? सरकार का क्या यू टर्न है इस मामले में? हमें जो सूत्रों से जानकारी मिली है उसके मुताबिक सरकार ने यह फैसला ले लिया है कि अब ईपीएफ से जो पैसा निकाला जाएगा उसमें जो जमा की गई रकम है उस पर आपको टैक्स नहीं लगेगा। आपने जो पैसा निकाला है उसमें यह देखा जाए कि ब्याज का हिस्सा कितना है, उस ब्याज का जो हिस्सा होगा सिर्फ उसी पर टैक्स लगेगा। लेकिन सरकार ने औपचारिक तौर पर इसका ऐलान अभी नहीं किया है और सूत्र ये बता रहे हैं कि बजट भाषण के दौरान जब रिप्लाई देंगे अपना वित्त मंत्री, तब जाकर के वहां पर इस बात का स्पष्टीकरण दे सकते हैं कि सरकार अब यह फैसला ली है कि सिर्फ ब्याज पर टैक्स लगाया जाएगा, मूलधन पर टैक्स नहीं लगेगा। जी लक्ष्मण, तो ये ऐलान आप कह रहे रिप्लाई में आ सकता है, लेकिन अब ये बात पूरी तरह से साफ होती हुई दिख रही है, क्योंकि ये कल से एक बड़ा कंफ्यूजन बन गया था कि आपके जो 60% हिस्सा है उस पर अभी हमने वित्त राज्य मंत्री को उसका एक्सप्लेनेशन देता हुआ भी सुना कि जो उनकी पहले की बात थी वो यही थी कि आपके पूरे बकाया 60% पे मूल और ब्याज दोनों पर टैक्स लगने वाला है। हाँ बिल्कुल, अब ये साफ हो चुका है और लगभग ये औपचारिकता ही बाकी है। इसका ऐलान किया जाएगा और इसके पीछे दलील ये दी जा रही है कि एक तो विरोध काफी ज्यादा हो रहा है। अब बजट में सरकार जो गरीब और आम आदमी तक पहुंचने का दावा कर रही है, उन सारे दावों पर, सारे ऐलानों पर ये पानी फिरता हुआ ऐलान दिख रहा था। एक तो वजह यह थी कि सरकार बैकफुट पर आ गई है। दूसरी चीज कि हम टैक्स बचाने के लिए पीएफ में जाके पैसा जमा करते हैं, आप फिर वहां पर जब पैसा निकालने जाएंगे तो आप टैक्स लगा देंगे, सही नहीं होगा। इस दलील को स्वीकार किया गया है। और तीसरी चीज, जो जितने भी सुझाव आए थे, अधिकांश सुझाव में कहा गया था कि आप पूरी रकम पर टैक्स ना लगाएं, आप सिर्फ ब्याज पर टैक्स लगाएं। तो सरकार को एक बीच का रास्ता इन सुझावों से ही मिल गया था और फिर सरकार ने यह तय किया कि हम सिर्फ ब्याज पर ही टैक्स लगाएं, क्योंकि बाकी जो संगठन है वो सिर्फ इसी की मांग कर रहे हैं। तो उनके सुझाव को देखा जाए तो यह रास्ता सबको स्वीकार होगा।
जी लक्ष्मण, बहुत शुक्रिया। तो अब ये बात साफ होती हुई दिख रही कि सरकार अपनी बात से पीछे हट रही है, बैकफुट पे जाना पड़ा है और अब सिर्फ आपके प्रोविडेंट फंड का जो 60% हिस्सा जिस पे कल तक बात हो रही थी कि पूरा टैक्सेबल होगा, उसके ब्याज पर ही टैक्स लगेगा, जल्दी ऐलान होता हुआ हमें सुनाई देगा। इधर एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड पर बजट में टैक्स लगने का मुद्दा काफी गर्म हुआ। इस फैसले का चौतरफा विरोध हो रहा है। मजदूर संगठनों से लेकर राजनीतिक पार्टियों तक सब इसके विरोध में है। संसद में भी आज ईपीएफ का मुद्दा काफी गूंजा है। कांग्रेस के नेता वीरप्पा मोइली ने सरकार से यह फैसला वापस लेने के लिए कहा और ये दबाव अब हमें बनता हुआ दिखाई दे रहा है। They have given a clarification that is on the interest, they are going to charge. Meaningless, is a retrograde step and totally, totally against the social security schemes of the government. Basically, is a fundamental assault on the, particularly the life security which has to be given to the pensioner. It has to be rolled back and it's absolutely a retrograde thing. I don't think, this is, I think the ideas come from the perverse mind. C2 के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद्मनाभन का भी कहना है कि ईपीएफ पर टैक्स किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने मोदी सरकार के इस फैसले को वापस लेने की पुरजोर मांग रखी है। ये पूरा मजदूरों का सेविंग्स, उनका पूरा जीवन पर 25 साल से 30 साल तक उनका सर्विस है। ये पूरा सर्विस पीरियड में ये फंड एक्युमुलेशन होता है। इसमें ये टैक्सेशन प्रपोजल वो अरुण जेटली जी ने कल दिया है, वो एक्सेप्टेबल नहीं है। पूरा ट्रेड यूनियनों इनके खिलाफ है। हम संघर्ष के रास्ता पर चलेंगे, ये वापस करना ही होगा। तो राजनीतिक तौर पे तो सरकार को यह विरोध झेलना ही पड़ रहा है, लेकिन लोग भी इसके खिलाफ अब सामने आ गए। जयपुर के लोगों का कहना है कि अगर पीएफ पर इस तरह के टैक्स लगेगा तो ईपीएफ का जो मकसद है वो ही खत्म हो जाएगा। सेविंग्स वगैरह उसकी कम हो जाएगी और प्रोविडेंट फंड में अगर ये टैक्सेबिलिटी चालू हो गई तो ये गलत हो जाएगा। पीएफ बनाने के पीछे जो मकसद था वो मकसद ये था कि रिटायरमेंट के बाद उस व्यक्ति के पास एक अच्छा पैसा उसके पास आ जाए, जिससे कि वो अपना जो बाकी का बचा हुआ जो समय है उसको बहुत अच्छे ढंग से व्यतीत कर सके। इसलिए इसका मेन मकसद यही था। प्रोविडेंट फंड को कहते हैं इसीलिए अपन, परंतु यदि वो पैसा पहले निकालना चाहता है तो उस पर ये लगाया गया। बाकी पीएफ पर किसी प्रकार का कोई टैक्स आरोपित नहीं किया गया। पीएफ का मामला हो, ये बिल्कुल सरासर जनता के साथ अन्याय है कि आप उस पर भी टैक्स लगा रहे हैं। ये जयपुर के लोगों की राय थी। इधर भोपाल में नौकरी पेशा लोगों का कहना है कि ईपीएफ पर टैक्स लगाना पूरी तरह से गलत होगा। लोगों की राय है कि ये नाइंसाफी है और उन पर टैक्स की दोहरी मार पड़ेगी। जो आदमी अपने बच्चों की शादी, बच्चों की शिक्षा, बच्चों का विवाह इत्यादि के लिए पैसा जमा करता है और उस पर भी टैक्स लगेगा, तो अब ये टैक्स की इंतहा हो चुकी है। तो बहुत शर्मनाक निर्णय है ये, और इससे पूरे देश का कर्मचारी जो पीपीएफ खाता रन करता है वो बहुत दुखी और आहत। सर्विस क्लास के लिए जो कि वैसे ही टैक्स के बोझ में दबा हुआ है, उसके बाद उसी का पैसा जो पीएफ में जो वो जमा कर रहा है हर महीने उसका पैसा कट रहा है और उस पर अगर टैक्स लगेगा तो ये मेरे ख्याल से बहुत ही गलत डिसीजन है ये सरकार का जो भी लिया है सरकार ने। हमारे डबल पे वो हो रहा है बोझ, विड्रॉवल पे भी हमारा दे रहा है और ऑलरेडी हम जब सैलरी मिल रही है उस टाइम भी हम ये पूरा हमारा टैक्स कैलकुलेट हो रहा है। तो नाइंसाफी है भैया हमारे आम पब्लिक के साथ। आपके रिटायरमेंट पर सरकार की बुरी नजर, आपका बुढ़ापा खराब करने की तैयारी, आपके रिटायरमेंट के पैसे पर पड़ने जा रहा है डाका। ईपीएफ को तो बख्श दो सरकार। सीएनबीसी आवाज की बड़ी मुहिम। आवाज की मुहिम ही है। हम पुरजोर उठा रहे आवाज आपकी तरफ से कि ईपीएफ को तो यहां सरकार बख्श दे और अब इसके संकेत साफ मिल रहे हैं। चलिए बढ़ेंगे आज की दूसरी बड़ी खबर की तरफ। आज बाजार ने बजट को तेजी की सलामी दे दी। सेंसेक्स आज 770 पॉइंट चढ़कर बंद हुआ है तो निफ्टी 7200 के ऊपर गया। मिड कैप शेयरों में आज शानदार तेजी आई। मिड कैप शेयर आज करीब 3% चढ़े हैं। वहीं रिजर्व बैंक की तरफ से बैंक दरों में कटौती की उम्मीद से बैंकिंग शेयरों ने भी आज भरपूर दौड़ लगाई है। बाजार का पूरा हाल बताने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है मार्केट रेटर अनिल सिंघवी। अनिल, आज बाजार ने तेजी का जो जश्न मनाया वो देखते ही बना। आज बाजार में आखिर इतनी तेजी की वजह क्या रही और दिन भर का कारोबार कैसा होता हुआ दिखाई दिया है?
देखिए, बजट के बाद बाजार को उम्मीद ये हो चुकी है कि अब ब्याज दरें घटेंगी और इस उम्मीद में जबरदस्त तेजी बनती हुई दिखी है। तो कुल मिलाकर कल के बजट के बाद आज सबसे बड़ा ट्रिगर जो बाजार के लिए रहा वो बजट के प्रोविजन ही रहे और बाजार को ये लग रहा है कि बजट में बाजार के लिए कुछ भी नेगेटिव नहीं आया, ये एक अच्छी बात है। इसके साथ साथ अगर आप देखें तो दुनिया भर के बाजारों में भी मजबूती का माहौल बनता हुआ दिखा है, वो एक पॉजिटिव फैक्टर जरूर बना है। बजट की मजबूती, बजट के अच्छे प्रोविजंस भी बाजार को सहारा दे रहे हैं, बैंकिंग सेक्टर से सहारा मिल रहा है। इसके अलावा आप देखें तो रुपए में अच्छी मजबूती आ रही है, क्रूड के दाम स्थिर है, इससे सेंटीमेंट सुधरता हुआ दिख रहा है। लेकिन 7100 के पार निकलने के बाद आज जो बाजार टिका वहां से जबरदस्त शॉर्ट कवरिंग आती हुई दिखी। उस शॉर्ट कवरिंग में बाजार और ऊपर आया, 7200 के भी पार निकला और फाइनली एफएनओ में एफआईज की तरफ से बिकवाली का दबाव कम हुआ है, खरीदारी हुई है और कैश मार्केट में घरेलू फंड दमदार खरीदारी कर रहे हैं। इनके दम पर 800 पॉइंट की उछाल सेंसेक्स ने दिखाई है और शानदार खरीदारी यहां पर होती हुई दिखी। निफ्टी में 235 अंकों की मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर भी दमदार प्रदर्शन करते हुए दिखे और बैंक निफ्टी में भी बेहतरीन खरीदारी का माहौल आज देखने को मिला। चौतरफा खरीदारी और सारे के सारे सेक्टर आज हरे निशान में ही बंद हुए। अनिल जी, कौन से सेक्टर्स आपने कहा सब हरे निशान में बंद हुए, लेकिन जबरदस्त एक्शन जहां से आज बाजार को इतनी तेजी मिली वो कहां देखने को मिला? अगर सेक्टर्स के लिहाज से देखें तो लगभग सारे सेक्टर्स में अच्छी तेजी के साथ कारोबार होता हुआ दिखा। अब जो सेक्टर सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करते हुए दिखे उनमें एफएमसीजी, क्योंकि आईटीसी आज बजट के प्रोविजंस के बाद ऐसा लगा कि जो एक्साइज ड्यूटी बढ़ी है बहुत बुरी नहीं और सारे एफआईज की तरफ से अपग्रेड आए। 10% का बड़ा उछाल आईटीसी में आया। जुबिलेंट फूड और टाटा ग्लोबल ये भी मजबूती के साथ बंद हुए। अब आइए ऑटो स्टॉक्स में जबरदस्त रफ्तार, मारुति, हीरो, टाटा मोटर्स, महिंद्रा अच्छी उछाल के साथ बंद हुए। आईटी शेयर आखिरी 1 घंटे में ये तेजी से उछले। टीसीएस, इन्फी, टेक महिंद्रा और विप्रो जैसे शेयरों में भारी खरीदारी। कैपिटल गुड्स शेयरों को देखिए, एलएनटी, भेल, सीमेंस अच्छी तेजी के साथ बंद होने में कामयाब रहे। बैंक्स में आइए, प्राइवेट बैंक्स आज दमदार प्रदर्शन, खासतौर से आईसीआईसीआई बैंक का जिक्र करना होगा। 8% की तेजी यहां बनी है। एक्सिस यस भी मजबूती के साथ बंद हुए। वहीं सरकारी बैंक भी पीछे नहीं थे। इसके अलावा प्राइवेट बैंक्स में आप देख सकते हैं और सरकारी बैंक पीएनबी, बीओबी जैसे दिग्गज भी आज तेजी से भागे। सेंट्रल बैंक तो 10% ऊपर था। मेटल शेयरों में चमक तेज थी। वेदांता, टाटा स्टील, जिंदाल स्टील मजबूती के साथ बंद हुए। ऑयल एंड गैस में गेल, केन इंडिया, बीपीसीएल ऐसे शेयरों में अच्छी खरीदारी होती दिखी और सीमेंट शेयरों में अल्ट्राटेक के नेतृत्व में अच्छी तेजी सीमेंट शेयरों में भी दिखी। कुछ बेहतरीन मिड कैप्स, डीएलएफ 10% से ज्यादा का उछाल, अरविंद, टाइटन जैसे शेयरों में भी अच्छी खरीदारी आज के सेशन में दिखी। जी, बहुत शुक्रिया इस मार्केट के लिए, इतने विश्लेषण के लिए। और अब यहां पर हम बात कर लेते हैं आ जाए ऑटो नंबर्स के। फरवरी में ऑटो सेक्टर में बिक्री मिलीजुली रही है। जहां एक तरफ अशोक लेलैंड और आयशर मोटर्स की बिक्री अच्छी रही, वहीं मारुति को जाट आंदोलन का खामियाजा झेलना पड़ा। मारुति की कुल बिक्री की बात करें तो करीब 1% घटी है। मिनी कार सेगमेंट में भी कंपनी की बिक्री 11% घटी है। हालांकि आर्टिका और एस क्रॉस जैसे नए लॉन्च की वजह से यूटिलिटी व्हीकल सेगमेंट में बिक्री 44% तक बढ़ती हुई दिखाई दी। आयशर मोटर्स की बिक्री 63% ऊपर रही है। खासतौर से रॉयल एनफील्ड की बिक्री उम्मीद से बेहतर रही। अशोक लेलैंड ने भी फरवरी में अच्छी बिक्री दर्ज की है। कंपनी की कुल बिक्री 25% बढ़ी है। यहां M&HCV बिक्री 31% बढ़ी है। इसके अलावा महिंद्रा एंड महिंद्रा के पैसेंजर वाहन की बिक्री 26% बढ़ी है। कमर्शियल वाहन की बिक्री भी 16% बढ़ी है। कंपनी के ट्रैक्टर बिक्री में 19% का जोरदार इजाफा हुआ है। ज्वेलरी पर एक्साइज के विरोध में ज्वेलर्स ने जमकर विरोध किया है। देश भर के ज्वेलर्स हड़ताल पर चले गए हैं और उनकी मांग है कि जब तक सरकार इस फैसले को वापस नहीं लेगी वो अपनी दुकानें नहीं खोलेंगे। एक दिन पहले तक ये गलियां गुलजार थीं, लेकिन आज यहां सन्नाटा है क्योंकि वित्त मंत्री के एक ऐलान के विरोध में ज्वेलर्स ने अपनी दुकानें बंद कर ली हैं। दरअसल अब ज्वेलरी पर भी एक्साइज लगेगी। बजट में इस बात का ऐलान हुआ कि 6 करोड़ से ज्यादा की ज्वेलरी बनाने वाले ज्वेलर को अब 1% ज्यादा एक्साइज देनी होगी। अगर वे ज्वेलरी की ब्रांडिंग करते हैं तो एक्साइज की दर 12.5% होगी। ज्वेलर्स की दलील है कि इससे उनकी मुश्किलें बढ़ जाएंगी। हमने प्लान किया कि जिस तरह लास्ट टाइम हमने 21 दिन की हड़ताल की, हो सकता है इस बार 2 महीने की 3 महीने की हड़ताल हुई, हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता है। हम सरकार को इस बात पे मना, हम जैसे सरकार हमारी है, लेकिन ये एक बहुत बड़ा इश्यू है। ऑलरेडी पैन कार्ड का इश्यू तो चल रहा है। अभी टीसीएस पे भी सरकार ने 5 लाख से 2 लाख पे एक टैक्स किया, तो ये 3 रुपए 20 पैसा टैक्स कहीं पे जाके हमको तो कस्टमर से ही लेना है। तो सरकार चाहती है कि आम पब्लिक का फायदा कहां से, उल्टा सरकार पब्लिक को नुकसान हो गया इसमें। तो
गौर करने वाली बात यह है कि किसी भी कमोडिटी के मुकाबले ज्वेलरी सेक्टर को काफी रियायतें हैं। सोने पर अभी भी मुश्किल से 1.5% का टैक्स है, जबकि दूसरी चीजों पर करीब 26% टैक्स देना होता है। हालांकि पहले से ही 2 लाख की ज्वेलरी पर पैन कार्ड का विरोध कर रहे ज्वेलर्स का मानना है कि सरकार अब उनके साथ ज्यादती कर रही है। नीरज राय, मुंबई। यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद बजट में सेस लगाने के फैसले से दिखने लगे हैं साइड इफेक्ट। क्या हो रहा है महंगा, देखिए आगे। बजट में आई सरकारी योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री ने 15 मंत्रियों की एक टीम बनाई है। सूत्रों के मुताबिक विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने इस सिलसिले में आज बैठक भी की है। इस खबर पर और जानकारी के लिए हम बात करेंगे अपने ब्यूरो चीफ लक्ष्मण रॉय से। लक्ष्मण, और क्या डिटेल है आपके पास? देखिए, हमें जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक प्रधानमंत्री चाहते हैं कि इस बजट को लेकर काफी ज्यादा प्रचार प्रसार किया जाए, क्योंकि इसमें आम लोगों के लिए, किसानों के लिए काफी कुछ इसमें फैसले लिए गए, ऐसा सरकार का दावा है। लेकिन ये प्रचार प्रसार हर बार बजट में ऐसा होता नहीं है, तो एक खास 15 लोगों की टीम बनाई गई, जो मंत्री शामिल है, जिसमें कैबिनेट स्तर के मंत्री शामिल है, राज्य स्तर के मंत्री शामिल है, मतलब राज्य मंत्री शामिल है, और इंडिपेंडेंट चार्ज वाले मंत्री शामिल है। और किस मंत्री को किस विभाग के बारे में फोकस करना है, उनके विभाग के बारे में कौन सी अहम बातें हैं बजट में जिसको फोकस करना है अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में, इसके लिए सुषमा स्वराज ने सारे मंत्रियों की एक बैठक बुलाई और उनको बताया कि आपके मंत्रालय के तहत ये चीजें फोकस करनी है और इस तरह से बातों को रखनी है। तो एक तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस की ट्रेनिंग दी गई बजाते कि बजट की बातों को कैसे रखनी है। यही वजह हमने देखा कि आज 7 मंत्रियों ने एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करी अलग अलग जगहों पर। कल भी 3 मंत्रियों के अभी तक इन्विटेशन आ चुके हैं, 2-4 और आ सकते हैं रात तक, और ये सिलसिला 1 हफ्ते तक चलेगा। उसके बाद अगला चरण होगा कि गांव तक, अपने अपने संसदीय क्षेत्र तक जाकर हर मंत्री, हर सांसद बजट में किए गए ऐलानों को पहुंचाएं और बताएं कि सरकार क्या कर रही है। और इन तमाम कवायद के पीछे कोशिश ये है कि सरकार ये बताना चाहता है कि हम लोग अब तक जो भी करते रहे वो लोगों तक पहुंच नहीं पाया है, इस बार बजट में जो ऐलान किए गए वाकई पहुंच जाए लोगों तक कि सरकार वाकई उनके लिए कुछ कर रही है। जी लक्ष्मण, बहुत शुक्रिया। तो यार सरकार बड़ी मुस्तैदी से जुट गई है अपने बजट का ऐलान करने में, लेकिन बजाज ऑटो के सीएमडी राहुल बजाज ने रेट्रो टैक्स के मसले पर सरकार को घेर लिया। नेटवर्क 18 के खास शो वर्डिक्ट में उन्होंने वोडाफोन टैक्स मामले को लेकर सरकार पर तीखा हमला किया। ये प्रोग्राम बजट के सिलसिले में हो रहा था। दिस डजंट अपीयर द आंसर व्हिच आर डेमोक्रेटिक प्रोसेस। गवर्नमेंट ने डिसाइड कर लिया, अरे गवर्नमेंट हमारी है, हमने उनको इलेक्ट किया, उन्होंने आपको रखा है अपनी जगह पे। सो हम सब मानते हैं, आप मानते हैं गलती किया था पहले की गवर्नमेंट ने, ठीक करिए उसको। लालच आ गया आपको 14,000 करोड़ का, या आप डरते हैं? यहां तो कांग्रेस भी एग्री कर जाएगी आपके साथ, शायद उनसे बात कर लीजिए जरा सा। Okay, can I? 5% नहीं, 100% छोड़िए उसको। Yeah, can I respond, Mr. Bajaj? I mean, you and I can disagree, but let me explain the rationale behind the government decision. Now, taxation policy of the government, or any policy for that matter, in government is designed as a matter of public policy, which is for the whole sector. It's not designed to address the problem of one particular company. I think government has moved an extra mile. Government has provided a platform for dispute resolution of both local domestic companies as well as foreign companies which have business in India. Yes. And simultaneously, the government has also offered this facility to all companies which are affected by the retrospective legislation of 2012. और अब आपके काम की एक और बड़ी खबर, आपके किचन से जुड़ी राहत की खबर जरूर है। बिना सब्सिडी वाली रसोई गैस 61 रुपए सस्ती हो गई है। तेल कंपनियों ने कीमतों में ये कटौती की है। अब बिना सब्सिडी वाली एलपीजी सिलेंडर दिल्ली में 513 रुपए में मिलेगा, वहीं सब्सिडी वाले रसोई गैस की कीमत में सिर्फ 9 पैसे की कटौती हुई है। लेकिन जल्द ही ये हवाई सफर आपके लिए महंगा हो सकता है, क्योंकि हवाई ईंधन कीमतों में 12% का इजाफा हो गया है। हालांकि एयरलाइन कंपनियों ने अब तक साफ नहीं किया है कि किराए में बढ़ोतरी कब की जाएगी। और आवाज एट 9 में आज के लिए इतना ही, लेकिन कल आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।